विज्ञान का पहला चैप्टर कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका क्या है, इसकी परिभाषा क्या है तथा इसका खोज किसने किया था, और सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा सबसे लंबी कोशिका मनुष्य में कौन कौन सी होती है, और जंतुओं में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका के अंग कौन कौन से हैं तथा उनके कार्य क्या क्या है, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तथा इससे रिलेटेड कंपटीशन क्वेश्चन को हल करेंगे। देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है, कोशिका शरीर की वह मूल इकाई है जिससे हमारा मिलकर शरीर बना है। यह इकाई है, इकाई मतलब जिससे कुछ मिलकर बन जाए, वह छोटी से छोटी इकाई जिससे कुछ मिलकर बन जाए, यानी कोशिका एक मूल इकाई जिससे हमारा क्या बना है, शरीर बना है। तो परिभाषा में क्या हो जाएगा, यह क्या है, हमारे शरीर की मूल इकाई है, इकाई। ठीक है, अब बात आती है कि इसका खोज किसने किया था। तो खोज इसका सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। रॉबर्ट हुक, ये वैज्ञानिक जिस कोशिका को खोजे थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कॉर्क सेल। जिस कोशिका को खोजे थे उसका नाम था कॉर्क सेल, लेकिन यह कैसी कोशिका थी, यह मृत कोशिका थी। मृत कोशिका, यह कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। इन्होंने इस कोशिका को दूरबीन यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो यह कोशिका कैसी दिखाई दी, तो ये कोशिका दिखाई दी पार्टीशियन कंपोनेंट की तरह, यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे ब्लॉक के रूप में यह कोशिका दिखाई दी। क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक, तथा वह कैसी कोशिका थी, तो वह मृत कोशिका थी, उसका नाम क्या था, तो कॉर्क सेल नाम था। अब इसके बाद आता है कि जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। जीवित कोशिका खोज किसने किया था, तो उनका नाम है एंटवान ल्यूवेनहॉक। अब यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया कि कोशिका की खोज किन किन वैज्ञानिकों ने किया था। अब आएगा कि जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका, जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो उसका नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, जो अंडा होता है वह एक ही सेल का बना होता है, इसीलिए हर एक पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का है, इसीलिए एक कोशिका क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अब उसके बाद आता है सबसे छोटी, जंतु जगत में सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। यह क्या है, जंतु जगत में सबसे छोटी। हम लोगों ने जंतु जगत में देख लिया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्या कौन सी है। अब उसके बाद आएगा हमारा मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो यह है आपका स्त्री का ओवम। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाणु। यह स्त्री का ओवम जो कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका है, और यह मंथ साइकिल यानी एक महीने में 3 या 4 बार होता है, उसी के समय यह बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद आएगा मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो उसका नाम है हमारा स्पर्म। इसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, यानी सबसे छोटी कोशिका क्या है, स्पर्म यानी शुक्राणु, जो कि पुरुष में होता है। क्वेश्चन में पूछ देगा कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है, तो पुरुष का स्पर्म यानी शुक्राणु। अब इसके बाद आएगा कि मनुष्य में बड़ी हो गया, छोटी हो गया, एक आएगा लंबी। तो लंबी कोशिका कौन सी है, तो यह है न्यूरॉन कोशिका, जिसे हिंदी में तंत्रिका कहते हैं, तंत्रिका कोशिका।
ये क्या है, सबसे लंबी है। इसी न्यूरॉन से हमारा क्या बना है, मस्तिष्क बना है, यानी दिमाग बना है इसी न्यूरॉन सेल से। अब इसके बाद आएगा हमारा सेलुलर, सेलुलर का हिंदी होता है कोशिकी, कोशिकी, कोशिकी। ये दो टाइप का होता है कोशिकी। पहला तो होगा आपका, पहला क्या होगा, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं एक कोशिकी, एक कोशिकी। और दूसरा होगा हमारा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं बहुकोशिकी। ये जो यूनिसेलुलर है, एक कोशिकी, इसमें थोड़ा जगह कम मिटा दे रहे हैं, कम हो रहा था इसमें मिटा के फिर से बना दिए। सेलुलर यानी कोशिकी, कोशिकी, कोशिकी में दो कोशिकी होता है, कौन कौन, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक कोशिकी इसे हिंदी में कहते हैं, और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी हिंदी में कहते हैं। यूनिसेलुलर में मतलब एक कोशिकी प्राणी कौन है, तो केवल एक ही है, उसका नाम क्या है, अमीबा है, अमीबा, अमीबा। यह इसकी आकृति कुछ अलग टाइप की होती है। अमीबा एक ऐसा प्राणी है जो कि एक कोशिकीय है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय प्राणी कौन सा है, तो उसमें कई ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें अमीबा रहेगा, उसी पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय। अब एक और इससे संबंधित बात है, ये भी जान लीजिए कि जब अमीबा के पास कोई भोजन आता है तो ये अपने शरीर को एक आकृति में मोड़ लेता है। उस मोड़े हुए आकृति की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सेडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडोपोडिया। यही क्रिया है, जब अमीबा के पास कोई भोजन आएगा या फिर यह भोजन करने जाएगा तो अपने शरीर को कुछ अलग आकृति देकर उस भोजन को ग्रहण करेगा, उसी क्रिया को हम सेडोपोडिया कहते हैं। मान लो अमीबा का आकार इस तरह कुछ है, इसका कोई आकार फिक्स नहीं होता, और यहाँ केंद्रक है, तो ऐसे करके अपने आकार को मोड़ लेगा इस तरह, और यहाँ वो भोजन रहेगा, ये इसका केंद्र। तो ये भोजन ग्रहण करने के लिए अपने आकार को इस प्रकार मोड़ लेता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सेडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडोपोडिया। ये एक कोशिकी समझ में आ गया। अब इसके बाद देखेंगे बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में हमारा क्या आता है, जिसमें बहुत सी कोशिकाएं हों, तो ये क्या आता है, मनुष्य आता है, मनुष्य, 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 मनुष्य। इसमें क्या है, बहुत सी कोशिकाएं हैं, ये क्या है, बहुकोशिकीय है। अब मनुष्य में एक ऐसा कोशिका है जिसका जो एक कोशिकीय है, उसका नाम क्या है, आरबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, मतलब रेड, लाल रुधिर कणिकाएं। ये क्या है, एक कोशिकीय है, ये एक कोशिकीय। क्वेश्चन में पूछ देगा कि मनुष्य में एक कोशिकीय कोशिका का नाम बताइए, तो क्या होगा, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स यानी सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखेंगे कि इस कोशिका का नाम क्या है, बायोलॉजिकल, यानी कोशिका का वैज्ञानिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नेम, वैज्ञानिक नाम, कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइटो, साइटो। अब इसी साइटो से हमारा जुड़कर बना क्या है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, जिसके अंतर्गत क्या आता है, कोशिका का अध्ययन आता है, कोशिका अध्ययन। साइटोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, कोशिका का अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, साइटोलॉजी और पेडोलॉजी, डेंटोलॉजी, ऐसे करके। तो उसमें आप क्या टिक मारेंगे, साइटोलॉजी। ठीक है, इसी कोशिका का अध्ययन इसी के अंतर्गत आता है, साइटोलॉजी। अब जो रॉबर्ट हुक थे, जो कि मरी हुई कोशिका की खोज किए थे, वो ये क्या कहलाते हैं, इसके फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कौन है, तो आप बता देंगे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिका, माइक्रोग्राफिका। इनका क्या है, प्रसिद्ध पुस्तक है, पुस्तक। क्वेश्चन में पूछ देता है कि माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट हुक है।
अब इसके बाद आएगा हमारा कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को इसको हम मिटा के बता रहे हैं आपको। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन थ्योरी, ये जब कोशिकाओं का खोज होने के बाद वैज्ञानिक थोड़ा शांत हो गए, फिर उसके बाद आए दो वैज्ञानिक, नाम था उनका स्वान एंड स्लाइडे। स्वान एंड स्लाइडे, इन्होंने कोशिका विभाजन का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि किसी एक कोशिका का टूटकर स्वयं आकार में कई अन्य कोशिका, दो कोशिका या कई अन्य कोशिका बन जाए, उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। मान लीजिए जैसे एक कोशिका ये है हमारा, इसका एक केंद्रक है और एक पूरी कोशिका है। अब यह टूटने वाली है, यानी इसका विभाजन कैसे होगा, तो यह आकार में कुछ इस तरह हो जाएगी और यहाँ केंद्रक भी कुछ इस तरह हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद ये दो आकार में हो जाएगा, एक ये दो, ठीक है। ये कोशिका का विभाजन होता है, मतलब एक कोशिका का टूटकर कई अन्य कोशिकाओं में विभाजित होना, वही कोशिका का विभाजन होता है। अब इसमें से फिर यही आकृति लेकर 1 से 2 होंगी, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे ऐसे करके कोशिका का विभाजन होता है। अब इसके बाद देखेंगे कि जंतुओं में सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है। तो नंबर 1 पर आता है आपका छिपकली की पूंछ। छिपकली की पूंछ, इसमें सबसे अधिक क्या होता है, कोशिका विभाजन। अगर छिपकली के पूंछ को छुएंगे या फिर पकड़ेंगे, स्वयं गिरा देगी, फिर कुछ समय बाद नए पूंछ ऊपर जाते हैं, पनप जाते हैं। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका चूहे की पूंछ। चूहे की पूंछ, इसकी भी पूंछ में, चूहे की भी पूंछ में एक लेयर होता है खोखलाई की तरह, उस पर सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है। यदि उसको पकड़ेंगे तो खोखलाई छोड़ के चला जाएगा, फिर कुछ समय बाद उसका एक लेयर की तरह आ जाता है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है गैंडे की चमड़ी। गैंडे की चमड़ी, गैंडे की चमड़ी में कोशिका विभाजन बहुत तीव्र गति से होता है, इसीलिए यह थोड़ा कठोर हो जाता है, इस पर साधारण गोली का असर नहीं करता है। अब ये तो मान लीजिए जंतुओं में हो गया। अब मनुष्यों में देखेंगे, मनुष्यों में तो मनुष्यों में सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस अंग में होता है, तो उसका नाम है लीवर। लीवर में कोशिका विभाजन सबसे तीव्र गति से होता है। यदि लीवर में चोट लग गया तो वह बहुत जल्दी कोशिका के विभाजन द्वारा सही हो जाता है। और इसके बाद आता है, मतलब सबसे तेज होता है किसमें, लीवर में। सबसे अधिक कोशिका विभाजन किसमें होगा, तो लीवर में। और सब मतलब कोशिका विभाजन होगा नहीं करेगा, यानी कम होगा या फिर नगण्य होगा नहीं करेगा, तो किसमें होगा, न्यूरॉन। न्यूरॉन नहीं, मनुष्य के ब्रेन में, ब्रेन यानी मस्तिष्क। ब्रेन जो है हमारा किस सेल से बना होता है, न्यूरॉन से। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। क्यों कोशिका विभाजन लीवर में सबसे अधिक होता है और ब्रेन में सबसे कम होता है, मतलब होगा नहीं करता, और इन सब जंतुओं में होता है। यह कोशिका के अंगों में हम एक अंग को पढ़ेंगे, इसका नाम सेंट्रोसोम है। वो कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर यदि वो नहीं होगा तो कोशिका विभाजन होगा नहीं करेगा, तो उसे हम कोशिका के अंग में आगे पढ़ेंगे अंगों के बारे में। कोशिका का आकार कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार। अब इसमें हमारे अंग कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा हो जाएगा गाल्गी बॉडी, तीसरा हो जाएगा सेंट्रोसोम, और चौथा हो जाएगा वैक्यूल्स, पांचवा हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और छठा हो जाएगा हमारा राइबोसोम, सातवां हो जाएगा लाइसोसोम। एक बीच में हमारा आता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इन सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बाहर से ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन में पूछ देगा कि सब
कोशिका के बाहरी परत जिसमें सभी अंग उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। और ये भी पूछ सकता है कि ये किसका बना होता है, तो ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है क्या, कोशिका झिल्ली। अब इसके बाद एक आता है लेयर हमारा, ये लेयर जो है इसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हिंदी में कहते हैं इसे कोशिका भित्ति। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कोशिका भित्ति यानी कोशिका दीवार। ये जो है सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली मतलब कोशिका झिल्ली, यह जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो ये जंतुओं में पाया जाता है। किसमें, जंतुओं। ये कोशिका के अंगों को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका भित्ति जो है ये किसमें पाया जाता है, पादप जीवों में, यानी पेड़ पौधों में। ये पेड़ पौधों में ये भी क्या करता है, बाहरी आघातों से कोशिका के अंगों को बचाता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों किसमें पाए जाते हैं, तो दोनों किसमें पाए जाएंगे, पादप में यानी पेड़ पौधों में। अब इसके बाद ये किसका बना होता है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो ये बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज का बना क्या होता है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये सेलुलोज बहुत उपयोग होता है, जैसे कि हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो सेलुलोज का है, हमारा कागज जो है ये सेलुलोज का है, कोई भी लकड़ी का सामान हो सब सेलुलोज का है। यानी ये किसमें होता है, पेड़ पौधों में ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन में पूछ देगा कि कोशिका भित्ति जंतुओं में होता है कि नहीं, तो नहीं होता है, बस खाली प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली होती है। अब इसके अंगों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला नंबर हमारा कौन सा आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी पहला नंबर हमारा क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा पहला अंग है कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम सन 1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमैन सन 1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमैन वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया और इसका नाम क्या रखा, बायोब्लास्ट। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा लेकिन नाम क्या रखा, बायोब्लास्ट। फिर इसके बाद आए सन 1898 ईस्वी में कार्ल वेंडा। इन्होंने इसका नाम क्या रखा, इसे खोजा और इसका नाम क्या रखा, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने रखा था, तो कार्ल वेंडा ने। और बायोब्लास्ट को किसने नाम दिया, तो सन 1890 ईस्वी में रिचर्ड अल्टमैन ने। अब इसके बाद इसमें कैसे क्रिया होती है इसको समझेंगे। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े के द्वारा ब्लड में जाता है। ब्लड में एक तत्व होता है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़े के द्वारा ब्लड में जाता है। ब्लड में एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को यानी O2 को कहाँ लेके जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। O2 को माइटोकॉन्ड्रिया में कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय क्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिकीय क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिकीय क्रिया। जब यह O2 को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स साइकिल यानी क्रेब्स चक्र। इस चक्र को क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था।
ये क्रेब्स चक्र किस गैस के कारण होता है? O2 से। ठीक है, O2 से जब हीमोग्लोबिन O2 को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगा तो एक क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र से, इस क्रेब्स चक्र से हमारा 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी, 38 एटीपी के निर्माण होने के बाद हमारा एक क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज। इस एक ग्लूकोज से हमारा क्या बनता है? ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी, ये एनर्जी बनने के लिए इतनी क्रियाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन O2 को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र होगा यानी क्रेब्स साइकिल होगा, जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी 38 एटीपी को मिलाकर एक ग्लूकोज का निर्माण होगा और इस एक ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा का निर्माण इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक श्वसन की क्रिया। आंतरिक श्वसन की क्रिया। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि आंतरिक श्वसन की क्रिया कोशिका के किस अंग में होता है? तो किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका नाम 3-4 हो गए, 3 नाम हो गए। पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दूसरा हो गया आपका बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट किसने दिया था ये नाम? तो रिचर्ड अल्टमैन ने दिया था। अब उसके बाद तीसरा आ गया आपका, तीसरा नाम इसका होगा एटीपी मील। एटीपी मील तीसरा नाम हो गया एटीपी मील। और उसके बाद आएगा आपका चौथा नाम। चौथा नाम क्या है? पावर हाउस। पावर हाउस, ऊर्जा एनर्जी का पावर हाउस ऑफ एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी यानी ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इतना समझ में आ गया। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? आंतरिक दीवार को, तो उसका नाम है क्रिस्टी। क्वेश्चन पूछ देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। अब इतना हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गाल्गी बॉडी को, तो इसको मिटा दें, फिर उसके बाद गाल्गी बॉडी को स्टार्ट। अब इसके बाद आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारा गाल्गी बॉडी, यानी गाल्गी बॉडी। इसकी खोज सर्वप्रथम कैमिलो गाल्गी ने किया था। कैमिलो गाल्गी, गाल्गी बॉडी की खोज किसने किया था? तो कैमिलो गाल्गी। इसका काम क्या है? इसका काम है कि एनर्जी का ट्रांसफिकेशन, ट्रांसफिकेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का परिवहन। हिंदी में कहते हैं इसे ऊर्जा का परिवहन। ठीक है, गाल्गी बॉडी का काम क्या है? ट्रांसफिकेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का परिवहन। जब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है यानी ऊर्जा बनता है तो ये गाल्गी बॉडी ही उसे क्या कहता है? ट्रांसफिकेशन करता है। यानी जिस अंग को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको पहुंचाएगा कौन? गाल्गी बॉडी। ये क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है एनर्जी को। मान लीजिए कोई रेसर है और दौड़ लगा रहा है, तो दौड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी उसके पैर को चाहिए, तो पैर में एनर्जी का परिवहन कौन करता है? तो गाल्गी बॉडी करता है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है और हैंडल को पूरा जोर लगा रहा है, तो उसको हैंडल पकड़ने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी? हाथों को होगी। कोई मान लो सबसे ज्यादा स्पीड कर रहा है यानी स्पीच दे रहा है, बोल रहा है, तो उसको सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत जीभ को होगी यानी टंग को होगी। तो ये कौन करता है पूरा ट्रांसफिकेशन ऑफ एनर्जी का? गाल्गी बॉडी। ठीक है, अब इसके बाद आएगा हमारा वैकुल्स। वैकुल्स, उसके बाद सेंट्रोसोम बताएंगे। वैकुल्स आएगा हमारा, वैकुल्स, वैकुल्स, इसको हिंदी में राजधानी कहते हैं। राजधानी, राजधानी।
ये वायुकोश क्या करता है कि हमारे शरीर में 65% पानी है, 65 से 70%। 65 से 70% क्या है? जल है। जल, इन्हीं जल को ये स्टोरेज करता है। हर एक कोशिका में एक वैकुल्स पाया जाता है जो कि छोटे छोटे अंगों के रूप में है कोशिकाओं के, और वो क्या करता है 65 से 70% जलों को एब्जॉर्ब करके यानी अवशोषित करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है, भंडारण करके रखता है। क्या करता है? जल का भंडारण करता है। अब जल पूरे शरीर में हमारे 65 से 70% है। ये वैकुल्स का काम है कि 65 से 70% जलों को थोड़ा 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 हर एक छोटे छोटे वैकुल्स में स्टोरेज करते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एक ऐसा अंग है कोशिका का जो कि सबसे ज्यादा योगदान किसमें देता है? कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन, ये कोशिका विभाजन के लिए ही बना है। यह कोशिका का विभाजन करता है। यह कोशिका का विभाजन जिन जिन पशुओं में सबसे ज्यादा करता है उसको तो मैंने बताया है कि कोशिका विभाजन किस चूहे की पूंछ में, छिपकली की पूंछ में, गेंडे की चमड़ी में, और मनुष्य में देखेंगे तो सबसे अधिक किसमें होता है? लीवर में होता है। लीवर में, लीवर में क्या होता है? कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा होता है। इसमें लीवर में, लीवर में सेंट्रोसोम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसीलिए इसमें कोशिका विभाजन भी सबसे ज्यादा होता है। और सबसे कम किसमें होता है? तो न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल में, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। इस न्यूरॉन सेल, इससे जो बना है मान लीजिए मस्तिष्क, इससे मस्तिष्क बना है, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होगा क्योंकि इस न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम की मात्रा नहीं होती है। और जहाँ कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है वहाँ कैंसर भी होने की संभावना सबसे ज़्यादा होता है, और इसमें न्यूरॉन सेल में कैंसर होने की संभावना कम होती है। इससे हमारा मस्तिष्क बना है, मस्तिष्क में कैंसर नहीं होता है, वो ब्रेन ट्यूमर होता है। और ये न्यूरॉन सेल, हमारा मस्तिष्क दो सेलों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो सेलों से। तो दो सेल कौन कौन से हैं? तो पहला है न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल जो कि 90% होता है मस्तिष्क में इसका योगदान, और 10% किससे मिलकर बना है? गीलियल सेल, गीलियल सेल। गीलियल सेल की सेल से क्या बना है? मतलब गीलियल सेल 10% मिलकर क्या बना है? मस्तिष्क बना है। इसी में सेंट्रोसोम की मात्रा होती है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इसी में पाया जाता है। गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है, इसीलिए इसमें कोशिका की विभाजन होती है और ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। और न्यूरॉन सेल में 90%, मतलब न्यूरॉन सेल 90% मिलकर मस्तिष्क बनाता है, इसलिए इसमें सेंट्रोसोम नहीं है और कोशिका विभाजन नहीं होती। अब इसे मिटा के हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद हमारा आएगा ई आर। ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहते हैं जल प्रद्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में जल प्रद्रव्य जालिका कहते हैं। इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। ये दो भागों में विभाजित होता है, दो भागों में। पहला भाग इसका क्या होता है? स्मूथ होता है। इसका पहला भाग स्मूथ यानी चिकना होता है, चिकना, चिकना होता है। इस स्मूथ भाग से हमारा क्या बनता है? तो बनता है हमारा फैट यानी वसा, वसा यानी चर्बी। पहला भाग हमारा क्या होता है? स्मूथ होता है। ई आर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला भाग हमारा स्मूथ है। स्मूथ यानी चिकना होता है, तेल टाइप का, जिससे हमारे शरीर में फैट का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। जैसे चर्बी बनता है हमारे शरीर में ना, तो वो इसी का कारण है, इसी का देन है, स्मूथ वाले भाग का यानी चिकना।
और दूसरा जो है हमारा वो थोड़ा खुरदरा होता है, जिसे रफ बोलेंगे, रफ यानी खुरदरा, खुरदरा। ये दूसरा जो खुरदरा हुआ भाग होता है, इसमें छोटे 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 डाट की तरह उपस्थित होते हैं। इन डाटों को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम है, इन डाटों को कहते हैं राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। इस राइबोसोम का कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण। इस छोटे छोटे राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम को ही क्या कहेंगे, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहेंगे, तो राइबोसोम को, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, एक स्मूथ होता है, दूसरा रफ यानी खुरदरा होता है। खुरदरे वाले भाग से मतलब खुरदरे वाले भाग के जो छोटे छोटे डाट होते हैं, इसे हम राइबोसोम कहेंगे। और राइबोसोम से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो राइबोसोम को ही कहते हैं। और दूसरा भाग जो स्मूथ होता है, चिकना, इससे हमारा क्या निर्माण होता है, यानी बनता है फैट यानी वसा बनता है। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है, इसको देख लेते हैं। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो 10+10 एमिनो एसिड, एमिनो एसिड यानी 10+10 यानी 20 एमिनो एसिड अगर मिलेंगे तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। और इस प्रोटीन की हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यकता होती है, यानी हमारा शरीर ही प्रोटीन का 90% प्रोटीन का ही बना है, और शरीर प्रोटीन का बना है। और इसी 10-10 एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। और यह जो 10-10 एमिनो एसिड मिलते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं एनाबोलिज्म। क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। ये क्रिया दो प्रकार की होती है, एनाबोलिज्म तथा कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म जो है छोटे छोटे कणों को मिलाकर एक बड़ा रूप धारण करना है, एनाबोलिज्म कहलाता है। और किसी बड़े को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे रूप में धारण करना, वो कैटाबोलिज्म कहलाता है। तो ये हमारा एमिनो एसिड जो है छोटे छोटे रूप में है, और ये जब जुड़ेंगे तो एनाबोलिज्म का क्रिया होगा, और इससे हमारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। यह प्रोटीन हमारे शरीर में किस प्रकार आवश्यक है, इसको देख लेते हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता, यानी प्रोटीन कैसे आवश्यक है हमारे शरीर में, तीन रूपों में आवश्यकता है इसकी। पहला तो इसका क्या है, शरीर की वृद्धि, शरीर वृद्धि यानी छोटे बच्चों को प्रोटीन अगर मिलेगा अच्छे से, तो उनके शरीर की वृद्धि यानी बढ़ावा बहुत जल्दी होगा। और दूसरा क्या होता है, ये हमारे शरीर को क्या करता है, एनर्जी भी देता है। जब एनर्जी की मात्रा कम हो जाती है, तो प्रोटीन ही कुछ एनर्जी शरीर को दे देता है लास्ट में। फिर उसके बाद तीसरा क्या है हमारा, मेंटेनेंस रखना, शरीर का मेंटेनेंस, यानी मरम्मत करना, मरम्मत। जब हमारे शरीर में कोई टूट फूट होता है, जैसे हड्डियों का टूटना, इन सबसे, तो प्रोटीन ही क्या करता है, मरम्मत करता है उसका, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि प्रोटीन किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक है, शरीर की वृद्धि के लिए, और एनर्जी भी देता है, और शरीर का मेंटेनेंस भी करता है, मरम्मत भी करता है। प्रोटीन का सब लाभ पता हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम क्या, राइबोसोम। राइबोसोम भी यही समझ लीजिए, राइबोसोम, इसका मेन कार्य क्या होता है, केवल क्या करना, प्रोटीन बनाना, केवल प्रोटीन बनाना। ये राइबोसोम जो अलग से दिया है, ये केवल प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन। अब ये इतना खत्म हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या, लाइसोसोम को। लाइसोसोम को देखने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, अब इसके बाद आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसा अंग है कोशिका का, जिसमें एक द्रव भरा रहता है, द्रव। इस द्रव का नाम है जल अवघटित, जल अवघटित
इसको इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जल अवघटित द्रव को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। यह इतना खतरनाक होता है, मान लीजिए कोई कोशिका इसमें से मृत हो गई, मतलब किसी ये कोशिका के अंगों में से कोई मृत हो गया, तो यह लाइसोसोम थोड़ा सा जल अवघटित द्रव को बाहर छोड़ देता है और वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यह एक एसिड की तरह होता है जो कि मरी हुई कोशिकाओं को खत्म करने का काम करता है, पूरी तरह खत्म करने का। ये इसका यह क्रिया ही है कि किसी को समाप्त कर देना। मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गया, वहाँ पर थोड़ा सा काला रंग हो जाता है, वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं, तो उन मरी हुई कोशिकाओं को हटाने का कार्य यानी समाप्त करने का कार्य यही लाइसोसोम करता है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्वेश्चन में पूछ देता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। चार ऑप्शन दे देगा उसी अंगों में से, तो वहाँ पर एक ऑप्शन लाइसोसोम रहेगा, इसी को आप लोग क्लिक करिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक जल अवघटित द्रव होता है जो कि थोड़ा हार्ड होता है और ये किसी अंग पर छिड़ी हुई कोशिकाओं के तो पूरी तरह नष्ट हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। जब किसी को चोट लगता है तो वहाँ की कोशिकाएं मर जाती हैं और धीरे धीरे वो मतलब त्वचा का रंग काला हो जाता है और धीरे धीरे रंग जब हटता है, मतलब सेम रंग में आने के लिए, तो ये लाइसोसोम का ही योगदान होता है कि छिड़क छिड़क कर मतलब फट जाता है अपने से और वो कोशिकाएं जो मरी हुई होती हैं वो समाप्त हो जाती है। बस इसका यही कार्य है और इसका दूसरा नाम क्या है, आत्महत्या की थैली। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसके बाद देखेंगे कि इस कोशिकाओं में एक द्रव होता है, कोशिका में एक द्रव होता है, ये द्रव है। इस द्रव को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, और इसे इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी एक द्रव होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव। अब ये जो केंद्रिका द्रव है इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा, लाइसोसोम तक पढ़ा, और इसके बाद बचा है हमारा केंद्रिका। केंद्रिका को भी देख लेते हैं, न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस एक ऐसा अंग है, केंद्रिका, यह केंद्रिका यानी इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस एक ऐसा अंग है कोशिका का जो कि सबको कंट्रोल करता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम सभी को क्या करता है, कंट्रोल का कार्य करता है, यानी यही जो कहेगा वो सब करेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि कोशिका का ये क्या है, ब्रेन है यानी मस्तिष्क। कंट्रोलर कोशिका का मस्तिष्क क्या है, तो केंद्रिका है। यह सभी को आदेश देगा कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम वो काम करो। यानी यह न्यूक्लियस से माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा तुम एनर्जी बनाओ, और इसको कहेगा ट्रांसफिकेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का परिवहन करो, और सेंट्रोसोम को कहेगा कि तुम कोशिका विभाजन करो, और वैक्यूल्स को पानी स्टोर करने के लिए। और इसके दो भाग होते हैं, फैट यानी एक निर्माण करता है वसा का और दूसरा एनर्जी प्रोटीन का। और न्यूक्लियस कहेगा राइबोसोम से कि ये भी क्या बना है, प्रोटीन बना है। लाइसोसोम से कहेगा कि यदि कोई इसमें से काम न करे ठीक से बनाना, या फिर कोई स्वयं मान लीजिए किसी आघातों से मृत्यु हो गया, तो लाइसोसोम को आदेश न्यूक्लियस देगा, कहेगा कि तुम थोड़ा सा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनके ऊपर छिड़क दो, इनको समाप्त करने के लिए। ये आदेश किसको देते हैं, लाइसोसोम को। यानी यह क्या है, केंद्रिका क्या है, कोशिका का मस्तिष्क है। ठीक है, केंद्रिका भी समझ में आ गया। इसमें एक द्रव भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव यानी न्यूक्लियस प्लाज्म कहते हैं। और पूरे कोशिकाओं में जो भरा है सभी, मतलब पूरे कोशिका झिल्ली में जो भरा है उसे कोशिका द्रव कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अब कुछ वैज्ञानिक आए और देखें कि
इन अंगों में से किसको निकाल देंगे कि ये कोशिका पूरी नष्ट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, काम करना ही बंद कर देगी। तो वैज्ञानिकों का कुछ लोगों का कहना था कि सबका ध्यान इसी केंद्रिका पर जा रहा था, यानी न्यूक्लियस पर, कि न्यूक्लियस को यदि निकाल देंगे तो ये कोशिका समाप्त हो जाएगी। तो ये तो केवल कंट्रोलर है, मतलब कोशिका का माइंड यानी मस्तिष्क है, तो इसको निकाल देंगे अगर तो ये काम करना बंद कर देगा। तो मतलब बिना दिमाग का एक कोशिका हो जाएगा, तो ये कोशिका जब बिना दिमाग का होगा तो सब काम करना बंद कर देंगे। तो ये पता चला कि किसी अगर व्यक्ति के पास दिमाग नहीं है तो भी तो वो जिंदा है, मतलब उसके अन्य सब कार्य कर रहे हैं। तो इसके मतलब न्यूक्लियस पर से ध्यान हट गया। फिर उसके बाद कुछ लोग सोचे कि लाइसोसोम को हटा देंगे, फिर कुछ लोग माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे ऐसे करके सब ये लोग सोचे, लेकिन फिर लास्ट में कोई इसका समाधान नहीं निकाल पाया। तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे, जैसे में पुरकिंजे वैज्ञानिक एक थे, जो कि उन्होंने इस कोशिका से इसका द्रव खींच लिया, कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल दिया। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम ये सब क्या हुए, आपस में चिपक के यानी फट फुट के ये मृत हो गए, समाप्त हो गए। तो बच गया केवल क्या, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या था, केंद्रिका द्रव था, इसलिए यह बच गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसका भी द्रव बाहर निकाल दें, तो इसका भी द्रव बाहर निकाल दिए, तो ये भी समाप्त हो गए। तो मतलब इसका निष्कर्ष ये निकला कि किसी भी अंग को हम अगर निकालेंगे तो कोई मतलब ज़्यादा इफेक्ट यानी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम केंद्रिका द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को निकाल देंगे तो कोशिकाएं पूरी तरह क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो इन्होंने इन दोनों द्रवों को क्या किया, मेन समझा, मतलब महत्वपूर्ण समझा। तो केंद्रिका द्रव कोशिका द्रव प्लस केंद्रिका द्रव, इन दोनों को यदि हम कोशिका से बाहर निकाल देंगे तो सभी अंग क्या होंगे, आपस में चिपक कर या फिर किसी भी प्रकार मृत हो जाएंगे यानी डेड हो जाएंगे। तो मतलब इस कोशिका का बिल्कुल समाप्ति हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जब इन दोनों द्रवों को निकाला गया तो इसका इन दोनों को मिलाकर नाम क्या रखा गया, जीव द्रव्य। कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए किन द्रवों की आवश्यकता होगी, तो कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा जीव द्रव्य। इसी जीव द्रव्य के कारण ये कोशिका क्या होंगी, जीवित रहेंगी। अब इसके बाद एक आता है थोड़ा सा सीलिया और फ्लैजिला। कुछ कोशिकाएं हमारे शरीर में मूविंग की तरह होती है, मतलब हिलते डुलते रहती हैं। तो उनमें एक अंग बाहर से पाया जाता है, उसको बता रहे हैं। ये मान लीजिए कोई कोशिका है और इसके ऊपर बालनुमा आकृति है। ये मूविंग करने के लिए, मतलब ऐसी कोशिकाएं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सके, स्थानांतरित हो सके। तो ये बालनुमा एक आकृति होती है जिसे हम क्या करते हैं, सीलिया और फ्लैजिला करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला इन्हीं आकृतियों को कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन होता है, फ्लैजिला होता है, यानी फ्लैजिला बड़ा होता है किससे, सीलिया से। सीलिया से बड़ा कौन होता है, फ्लैजिला होता है। और यह किन कोशिकाओं में होता है, जैसे मनुष्य का स्पर्म हो गया, तो उसको डोलने के लिए, मतलब दूसरी जगह जाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए इसकी इसी में एक आकृति होता है जो कि बालनुमा होता है, इसके संरचना। और इसमें पूछता है कि इसमें सीलिया और फ्लैजिला में बड़ा कौन होता है, तो फ्लैजिला बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में हम लोगों ने सब पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ लिया, इसमें क्रेब्स चक्र कैसे होता है, यानी फेफड़ा ऑक्सीजन को ले जाता है ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व होता है जो कि ऑक्सीजन को कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स चक्र के बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है। उस 38 एटीपी में हमारा एक ग्लूकोज का निर्माण होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। अब उसके बाद आ गया गाल्गी बाडी क्या करता है, ट्रांसफिकेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, यानी जिस अंग को जितना ऊर्जा चाहिए उतना ये देता है, कौन, गाल्गी बाडी ले जाके। फिर उसके बाद आएगा हमारा वैकुल्स में हमारे शरीर में 65 से 70% पानी है। उस पानी को स्टोरेज करने के लिए क्या आएगा, वैकुल्स रहेगा, यानी इसे हिंदी में राजधानी कहते हैं। अब उसके बाद आएगा सेंट्रोसोम। इसका मूल कार्य क्या है,
कि कोशिका का विभाजन करना है। जिस कोशिका मतलब जिस पशु में या जंतु में सेंट्रोसोम यानी सेंट्रोसोम की मात्रा अधिक होगी वो क्या करेगा, कोशिका विभाजन उसमें ज़्यादा होगा। मनुष्य में जिस अंग में सेंट्रोसोम की मात्रा अधिक होगी या फिर इसकी मजबूती ज़्यादा होगी उस अंग का कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होगा। अगर कोशिका विभाजन जरूरत से ज़्यादा हो गया तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए लीवर में ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर हो जाता है और उसी में सेंट्रोसोम की मात्रा सबसे अधिक होती है। और जिस व्यक्ति में इसकी मात्रा यानी कम होती है तो उसके घाव भी जल्दी ठीक नहीं होते हैं। और ब्रेन हमारा न्यूरॉन सेल से बना है और न्यूरॉन सेल में ये सेंट्रोसोम का मात्रा नहीं होता है और न्यूरॉन सेल ज़्यादा है इसलिए न्यूरॉन सेल से ब्रेन बना है। और ब्रेन दो सेलों से मिलकर बना है, न्यूरॉन सेल और ग्लियल सेल। ग्लियल सेल में ही 10% सेंट्रोसोम पाया जाता है जिससे सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन ज़्यादा कर देता है तो ट्यूमर का रूप धारण कर लेता है। और इसके बाद आएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होते हैं, एक स्मूथ होता है, दूसरा क्या होता है, खुरदुरा होता है। स्मूथ वाला भाग क्या निर्माण करता है, फैट का यानी वसा का निर्माण करता है और राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन के लिए ही बना है। प्रोटीन का उपयोग हमारे शरीर में किस प्रकार होता है ये भी मैंने बताया कि शरीर की वृद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए और मेंटेनेंस, कोई टूट फूट हो उसके लिए। और उसके बाद प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना है तो एमिनो एसिड जो है वो 10-10 यानी दो भागों में मिलकर यानी 10-10-20 एमिनो एसिड से मिलकर बना है। उस क्रिया को हम लोग एनाबोलिज्म कहते हैं। और ये जो 10-10 है, 10 ये 10 और ये 10 हमें भोजन मतलब शरीर में पहले से उपस्थित होता है। ये 10 हम भोजन के द्वारा लेते हैं। ये दोनों 10-10 एमिनो एसिड यानी 20 एमिनो एसिड से हमारा एक प्रोटीन तैयार होता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब इसके बाद अगले क्लास में कुछ अलग देखेंगे दूसरे चैप्टर के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।